नमस्कार, बंसल न्यूज की खास खबरों की खास पेशकश के साथ मैं हूं विजय मांडगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 13 सीटों पर खास नजर है। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी और अब इन सीटों को लेकर एक बार फिर अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और विधायकों की भी खास भूमिका तय की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश की 29 में से 16 सीटें हासिल हुई थी। 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक बीएसपी के खाते में गई थी। जिन 13 सीटों पर बीजेपी ने मात खाई थी उसमें गुना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा शामिल हैं। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जीत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो 13 की 13 सीटें जीतें। कुल 29 सीटें हैं, 16 पर हम जीते हैं। हो सकता है कि कुछ 16 में बदलाव भी हो सकता है 13 में कुछ नए चेहरे आए और ये सब मिलाकर हमारी कोशिश होगी कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। नए नाम भी हो सकते हैं, युवा नाम भी हो सकता है, कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं। वो उस समय की परिस्थितियां क्या बनती है उस पर से सब आधारित है। 13 सीटों पर टारगेट कर रही बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत बीजेपी ने विधायकों, मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को टारगेट दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की सभाएं यहां ज्यादा से ज्यादा कराई जाएंगी। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय नेताओं की पसंद के आधार पर किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी को लगता है कि वो इस बार 25 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। हमारी कम से कम 26 से 27 सीटें जीतने की उम्मीद रहेगी। वैसे तो कोशिश होगी कि 29 की 29 जीतें, लेकिन किसी भी हालत में हम 25 तक तो जीत चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम 26-27 सीटें जीतें। बीजेपी शिवराज लहर भी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि यही वो लहर है जिस पर सवार होकर बीजेपी लोकसभा में फतह हासिल कर सकती है। अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस हो गई है और उसकी वजह भी है क्योंकि 2009 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें बीजेपी को काफी कुछ सीटों का नुकसान हुआ था और ये वो जो 13 सीटें हम बता रहे हैं, इन 13 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो जीतेगी या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ अरुण तिवारी न्यूज रूम से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अरुण, 13 सीटें काफी अहम हैं बीजेपी के लिए और ये वो 13 सीटें हैं जिस पर बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन जो बाकी की बची हुई सीटें हैं, क्या लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है, एक तो शिवराज और मोदी की ज्यादा से ज्यादा सभाएं करवाना, मोदी की लहर और शिवराज की लहर से ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और बीजेपी ये जरूर कोशिश कर रही है कि इन दोनों का जो अरोमा है या जो प्रभाव है वो अभी भी बना रहे लोकसभा चुनाव तक। जी विजय, निश्चित तौर पर 13 सीटों पर फोकस इसलिए है क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने ये 13 जो सीटें खोई थी उनमें से ज्यादातर सीटें वो थी जो बीजेपी की परंपरागत सीटें मानी जाने लगी थी। उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें, मंदसौर की बात करें, यहाँ पे वो जैसे उज्जैन में सत्यनारायण जटिया थे, 4 से 5 बार के सांसद रहे हैं। मंदसौर से लक्ष्मीनारायण पांडे 8 बार सांसद वहां से रहे हैं। देवास का भी यही हाल था, खंडवा का भी यही हाल था। तो बीजेपी की वो परंपरागत सीटें मानी जाने लगी थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने वो सारी सीटें जीत ली और बीजेपी को 25 से 16 पे लाके समेट दिया। इसलिए पार्टी की उन 16 सीटें जो मौजूदा सीटें हैं उन पर तो कोशिश है ही, उसके अलावा उन 13 सीटों पर खास फोकस इसलिए भी है क्योंकि वो उसके हाथ से वो सीटें चुनी है, इसलिए उसको पूरी उम्मीद है कि थोड़ी सी यदि हम रणनीतिक तौर पर चाल चली जाएगी तो निश्चित तौर पर वो सीटें फिर उसके खाते में आ जाएंगी। और यही कारण है कि उन 13 सीटों पर विशेष रणनीति तैयार की गई है। उस रणनीति को खास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लीड कर रहे हैं और उन जो प्रभारी मंत्री होने वाले हैं उन जिलों के उनको खास टारगेट दिया जा रहा है। जो विधायक वहां से जीते उन लोकसभा सीटों से उन विधायकों को
जीत का टारगेट दिया है। जितने से वो जीते हैं उससे कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा से वो विधानसभा सीट जिताएं, तो निश्चित तौर पर पार्टी को लगता है कि वो 16 सीटें जो उसके पास है उनमें बदलाव करके वो हासिल की जा सकती हैं। लेकिन जो 13 सीटें पिछली बार खोई हैं उन पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इसीलिए शिवराज और मोदी लहर भी वहां पर बनाए रखने की लगातार कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा सभाएं वहां पर की जाएंगी और यही नहीं, बूथ मैनेजमेंट तक के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से पूरी व्यवस्था तैयार कर ली है। बिल्कुल अरुण, बूथ मैनेजमेंट की भी रणनीतिक तौर पर पूरी व्यवस्था है। जहां तक 2009 के इलेक्शन की बात है, मैंने ये इलेक्शन कवर किया था और इसमें एक बात जरूर सामने आई थी, जिन नेताओं के आप नाम ले रहे, लक्ष्मी नारायण पांडे, सत्यनारायण जटिया, कहीं ना कहीं 2009 के इस इलेक्शन में जो उम्मीदवार थे उनको नकार दिया था जनता ने और युवा चेहरों को संसद में चुनकर भेजा था। और इस बार तो आप आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अब खड़ी हो गई है, तो इस पर ज्यादा दबाव है बीजेपी का कि इस बार उम्मीदवारों का चयन सबसे अहम होगा इस लोकसभा चुनाव में। जी विजय, निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के चयन पर इसीलिए खास फोकस किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जो युवा लहर चली थी उसमें कांग्रेस ने बाजी मान ली थी। सज्जन सिंह वर्मा उससे चुनाव जीते थे पिछली बार, मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीती थी और इनके जो 7-8 बार के 4 से 5 बार के जो सांसद रहे थे वो हार गए थे। और कारण भी बहुत छोटे छोटे निकल के आए थे कि किसी ने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है इसलिए मैं हार गया, किसी ने कहा कि जनता से एक बार नहीं मिल पाया इसलिए मैं हार गया। तो निश्चित तौर पर युवाओं को तरजीह दी थी वोटर्स ने। तो इस बार सबसे अहम पार्टी के लिए रहेगा कि उसके कैंडिडेट कैसे होते हैं और युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतारने की एक कोशिश बीजेपी की रहेगी कि जिन सीटें बीजेपी हासिल करना चाहती है उन 13 सीटों पे कम से कम वो युवा चेहरे रहे। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद खास तौर पर एक चीज पर मोहर लग गई है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव होना या राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखना जीत के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। नए बिल्कुल अरुण, सही बात कही आपने। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पूरी राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है उससे ये बिल्कुल साफ है कि कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। युवा चेहरे और काम करने का जो जज्बा है वो यदि जनता को दिखाई दे, मतदाताओं को दिखाई दे, तो बेहतर कैंडिडेट चुनने में जनता देरी नहीं करती और उन्हें चुनकर संसद या फिर विधानसभा में भेजती है। और अब क्या मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही होगा? जो हालात है उससे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों से कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की तलाश कर रही है, मशक्कत कर रही है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। चयन में जातिगत समीकरण आड़े आ रहे हैं तो एक बार फिर बड़े नेता अपने अपने तरीके से लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। नई विधानसभा का पहला सत्र 8 जनवरी से शुरू होने वाला है और कांग्रेस को इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष शायद ही किसी को नियुक्त किया जाए। अब तक विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं हो सकी है। हालांकि नेता उम्मीद जता रहे हैं कि 7 जनवरी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। इस जवाब को उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। मैं भी विधायक चुन के आया हूं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि महामंत्री महोदय या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ दिशा निर्देश हो। सब विधायक लोग आतुर हैं विधानसभा में जाने के लिए, जो भी निर्णय करना हो तय करें। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पीसीसी के मौजूदा अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर उनको बदला जाता है तो इस वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए नेता प्रतिपक्ष पद पर आदिवासी नेता की ताजपोशी की जा सकती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें आदिवासी नेताओं की कमी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कतार में खड़े विधायकों में अजय सिंह, मुकेश नायक, गोविंद सिंह, सत्यदेव कटारे, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और बाला बच्चन में से किसी एक का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के लिए चेहरा तय किए जाने पर निर्भर करेगा। कांग्रेस पार्टी में अभी 58 विधायक चुनकर आए हैं। अजय सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष पिछली विधानसभा में थे 13वीं विधानसभा में, इस बार वो फिर नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। उसके अलावा अन्य वरिष्ठ विधायक हैं जैसे गोविंद सिंह जी हैं, केपी सिंह साहब हैं, सत्यदेव कटारे जी, मुकेश नायक जी हैं। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि 58 के 58 विधायक जो चुनकर आए हैं। बाला बच्चन की आप बात करें तो पूर्व मंत्री रहे हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। सुंदरलाल तिवारी हैं, रीवा से हैं, वो सांसद थे, अब विधायक हैं। तो ये सारे लोग वरिष्ठता में और अनुभव में किसी से कम नहीं है। तो ये सब के सब नेता प्रतिपक्ष बनने की पात्रता और योग्यता दोनों रखते हैं। सवाल ये है कि हाईकमान इसमें से किसको जिम्मेदारी देता है, क्योंकि ये सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और इनमें से जिसको बोला जाएगा कि आपको अगले 5 साल तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का निर्वहन करना, वो निर्वहन करेगा।
कांग्रेस के पाले में वैसे भी विधायकों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में सवाल ये है कि पहले ही सत्र में कांग्रेस अपनी मौजूदगी का एहसास करा पाएगी। अनुराग मालवीय, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में चिंतन मनन मंथन चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक कदम आगे है। प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा चुका है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान संभाल ली है और अब पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन कर रही है। 2 जनवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसमें प्रदेश के नेताओं के साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अंबिका सोनी और अजय माकन भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में कौन लोग शामिल है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमनपुर के विधायक धनेंद्र साहू, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है। तीन बार विधायक रह चुके हैं धनेंद्र साहू। सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत, इनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है और ये भी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। 3 बार विधायक रह चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड विधायक कहे जा सकते हैं, अनुभव इनके पास है। पाली तानाखार के विधायक राम दयाल उइके, इनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है। ये भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोगी के करीबी माने जाते हैं अजीत जोगी, जो कि इस उम्मीदवार के चयन में, नेता प्रतिपक्ष के चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल भी इस दौड़ में शामिल है। 2 बार विधायक रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाए तो वो आदिवासियों का हिस्सा है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं सत्यनारायण शर्मा, वो भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है। 6 बार विधायक रह चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी विधायक रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं राजनीति का और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। तो अब बात करेंगे कि कांग्रेस नेताओं का दर्द किस तरह से जुमा पर आ रहा है। दस साल तक इंतजार किया इस उम्मीद में कि इस बार तो सत्ता का सुख भोगेंगे, लेकिन अफसोस, नाउम्मीदी हाथ आई है। बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसके नेताओं की गुटबाजी ने पार्टी की लुटिया डुबो दी। कार्यकर्ता मायूस हो चुके हैं और इतने मायूस है कि अब वो खुलकर बड़े नेताओं को निशाना बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं 7 महीने से 8 महीने से किसी पद में नहीं हूं, खाली हूं। मैं फिर भी मैंने सच्चाई अच्छाई से मैंने कांग्रेस का दिल से साथ दिया है। मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनना है। आदरणीय दिनेश यादव जी, आप मुझे सबसे सरल तरीका बताइए कि मैं कैसे सचिव बन सकता हूं। सबसे सरल तरीका आप नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूं कि मैं कांग्रेस का विरोध करूं, मैं सचिव बन जाऊं। अपनी बात कहते कहते रत्नेश अवस्थी की आंखों में आंसू आ गए। रत्नेश अवस्थी विधायक नीलेश अवस्थी के छोटे भाई हैं और राहुल ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। रत्नेश अवस्थी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने विधायक भाई से मशाल जुलूस निकालने के लिए आर्थिक सहायता मांगी तो भाई ने ही दुत्कार दिया। इतना कहते कहते रत्नेश का गला भराया और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। मैं दिल से भावुक हूं भैया, रो दूंगा। मैंने कुर्बानी दी है, मेरे पास 8 आई बातें, 8 के 8 पेश दिए मैंने। अपना पूरा जितना तन मन है सब कुछ लगा दिया कांग्रेस के लिए। आप बोले कांग्रेस को जीवित करो। सुबह मेरा बड़ा भाई, उसको मैंने बोला कि 20 तारीख को कार्यक्रम करना है, जिसके लिए मैंने 6 लगाया। मेरा भाई बैठा है विधायक, उसको मैंने बोला कि 20 तारीख को कार्यक्रम करना है, लोकसभा की लड़ाई लड़नी है, अपन 5000 मशालों का जुलूस निकालेंगे। वो बोलता फालतू में सब क्या करते रहते हो, कैसे कांग्रेस को जिंदा करेंगे। मैं तरीका बताता हूँ कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाएगा। कांग्रेस को जिंदा करता हूँ मैं इस मंच में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आज के आज और अभी के अभी इस्तीफा देता हूँ। एक वोटर के रूप में काम करूंगा। मैंने कांग्रेस को जिंदा कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
रत्नेश अवस्थी ने जैसे ही भाषण खत्म किया, पाटन के पार्षद जितेंद्र ठाकुर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर 10 पार्षदों के साथ पार्टी छोड़ने की मन से घोषणा कर डाली। जैसे ये घोषणा हुई, यहाँ बैठे नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आई। यदि रत्नेश अवस्थी कांग्रेस छोड़ता है तो जितेंद्र ठाकुर नगर पालिका के 10 पार्षद के साथ कांग्रेस छोड़ता है। जय हिंद, जय भारत। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं का दर्द इस तरह से सामने आया हो। सतना के अमरपाटन से पूर्व विधायक और दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र कुमार भी एक बैठक में आला नेताओं की खिंचाई कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस ने टिकटें तो दे दी, लेकिन उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा, कोई पर्यवेक्षक नहीं आया, किसी प्रकार से वहां से संवाद नहीं था। क्या मदद चाहिए आपको, प्रदेश से क्या मदद हो सकती है, कहां कमजोरी है, ऐसी कोई बात देखने को नहीं। वास्तव में ऐसी कोई लहर नहीं। मार्केटिंग बहुत अच्छी की शिवराज सिंह ने। ये कांग्रेस की चिंतन बैठक थी, लेकिन यहां मौजूद नेताओं के लिए चिंता जरूर बढ़ गई है। जबलपुर के नगर अध्यक्ष ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की और वो रत्नेश अवस्थी की बातों से सहमति जताते नजर आए। अगर रत्नेश ने व्यंग्य के ही रूप में ये बात कही है कि मुझे प्रदेश लेवल पे जाना है तो कैसे बनूंगा, या जो बने वो कैसे बने, ये बात रत्नेश की बिल्कुल सही है, उसकी अपनी पीड़ा सही है। दरअसल कांग्रेस के लिए ये चिंतन का नहीं, वाकई चिंता का दौर है। जिस तरह से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है और अब लोकसभा चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे हालात में फिलहाल मनोबल वापस आता दिखाई नहीं दे रहा। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ रिजवान अहमद सिद्दीकी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ा बुरा दौर है और इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी, विशेष संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, ये तो जबलपुर और वहां का जो पूरा महाकौशल है, वहां के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सपनों पर पानी फिरा है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 10 साल बाद कम से कम सत्ता का सुख भोगेंगे या फिर सीटें बढ़ाने में कामयाब होंगे, और अब ये जिस तरीके से कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बड़े नेताओं का इस पर क्या कहना है? देखिए विजय, जिस तरह से नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद कांग्रेस में एक सन्नाटे का माहौल है जो अभी भी खत्म नहीं हो पाया। ये गाहे बगाहे आपस में चुपचाप बैठकर इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के चिंतन शिविर में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आगे क्या करना है इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग पीछे जो चीजें हुई हैं उन्हीं पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश करते हैं और उसी में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। जो कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है, उस गुटबाजी को भी कहीं ना कहीं इस पर हवा देते हैं। जैसे जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में जिस बात का जिक्र नीलेश अवस्थी ने किया, माफ कीजिएगा रत्नेश अवस्थी ने किया, जिस बात का जिक्र, वो चुनाव के दौरान ग्रामीण जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया था। चूंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं किया गया, लेकिन जबलपुर में किया गया था। राधेश्याम चौबे को अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष, जो पुराने अध्यक्ष थे जो चुनाव हार गए हैं, उनके और राधेश्याम चौबे के बीच में भी एक खींचातान शुरू हो गई है। उसी तरह से कई प्रदेश के सचिव और कुछ चुनाव के बाद महामंत्री भी बनाए गए हैं, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था, जो संतुष्ट करने की कोशिश थी, उसको लेकर दूसरे लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है और कहीं ना कहीं सतह पर भी आ गया। सतना में भी इसी तरह की कुछ चीजें हुई हैं। राजेंद्र कुमार सिंह की अगर हम बात करें तो वो 4 बार के विधायक हैं, काफी वरिष्ठ विधायक हैं, दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उनकी भी बात कहीं ना कहीं इस तरह से सामने निकल आई थी। उनका कहना था कि किसी ने प्रदेश से या राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने भी पर्यवेक्षक के तौर पर इस बात का ध्यान नहीं दिया कि चुनाव में काम किस तरह का हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब राजेंद्र कुमार सिंह जैसे बड़े नेता इस तरह की तकलीफ को जाहिर करने में नहीं झिझक रहे हैं, तो हाई कमान जो है, आला कमान किस तरह से इन चीजों को काबू पा पाएगा। और कांग्रेस अभी भी लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव में जो उसको करारी मात मिली है उससे उबर नहीं पाई है, और लोकसभा के बारे में अभी वो कोई चिंता ही नहीं है उसमें। बिल्कुल रिजवान जी, आपका कहना दुरुस्त है कि अभी
विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार मिली है उससे कांग्रेस उबर नहीं पाई है और लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं। उसकी क्या तैयारी, क्या रणनीति है, कांग्रेस के पास अभी तक इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनके निशाने पर कौन था। मध्य प्रदेश में छुपे आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। मध्य प्रदेश के एटीएस ने 4 और आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों के पास से ऐसे बम मिले हैं जिन्हें केवल इस्तेमाल करना बाकी था। इससे ये बात साफ होती है कि कुछ ही दिनों में ये आतंकी कहीं ना कहीं विस्फोट करने वाले थे। चारों आतंकियों के पास से 900 से ज्यादा जिलेटिन छड़े, 600 डेटोनेटर और पाइप बम भी बरामद किए गए हैं। नाकाम हो गए आतंकियों के नापाक मंसूबे, देश को दहलाने की थी साजिश। एटीएस ने बरामद किए जिंदा बम। सिमी के आतंकी अबू फैजल की गिरफ्तारी के बाद एटीएस एक के बाद एक आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन इस बार जो आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आए वो नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास मिले ऐसे बम जो विस्फोट करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, यानी पूरी साजिश थी विस्फोट कर देश को दहलाने की। इसके अलावा आतंकियों के पास से 900 जिलेटिन छड़े, 600 डेटोनेटर और एक पाइप बम भी बरामद किया गया है। एटीएस और काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की साझा कार्रवाई में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जावेद नागौरी, अब्दुल अजीज, मोहम्मद आदिल और अब्दुल वाहिद। अब्दुल अजीज, मोहम्मद आदिल जी, मोहम्मद आदिल और अब्दुल वाहिद। जो अलार्मिंग बात है वो ये कि इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 900 से ऊपर जिलेटिन रॉड्स मिली हैं, 600 से ऊपर डिटोनेटर्स बरामद हुए हैं, पाइप बॉम्ब है और लगभग 2 दर्जन प्राइम बॉम्ब थे, यानी कि उनको एक्सप्लोड करने की स्थिति में बॉम्ब तैयार थी। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक भले ही इस मामले में अब तक 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है, यानी कि अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जुगल किशोर शर्मा से बात करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, चिंता की बात यह है कि एटीएस ने कार्रवाई की है, आतंकियों को पकड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में अभी भी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2007 में जब सिमी का नेटवर्क पकड़ा गया था उसके बाद से ये बात सामने आई थी, ये भी एक चिंता का विषय है। देखिए, निश्चित रूप से विजय जी, जो आतंकवादियों का सबसे पनाहगार जो है सिमी का, खास तौर से सिमी का मालवा बेल्ट जो है, ये लगातार यहाँ संरक्षण का केंद्र रहा है और यहाँ लगातार आतंकी यहाँ छुपते रहे हैं। एक बार एटीएस ने 2007 में नेस्तनाबूद कर दिया था, ऐसा कहा गया था कि सिमी को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बाद तहरीक तालिबान करके एक संगठन शुरू हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम करता है और देश भारत के खिलाफ भी काम करता है। तो उससे ही सारे आतंकी जुड़ गए थे और एक के बाद अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। सबसे चिंता की बात विजय जी इस मामले में यह है कि जो इनके पास से बम मिले हैं, प्राइम्ड बम जिसे कहा जाता है, मतलब कि वो पूरी तरीके से तैयार थे प्लांट करने के लिए, क्योंकि बम को बनाने में एक अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे जिलेटिन छड़ है, डेटोनेटर है, तमाम चीज़ों का बारूद है। लेकिन जो बम मिले हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे बम मिले हैं जो पूरी तरीके से तैयार थे, यानी उन्हें फिट किया जाए और विस्फोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ होती है कि इनके मंसूबे बिल्कुल देश को दहला देने वाले थे और कुछ ही समय बाद ये लोग विस्फोट कर सकते थे, इस तरह की बात भी सामने आई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। हालांकि एटीएस ने अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि लोग कहां बम विस्फोट करने वाले थे या इनके निशाने पे कौन था, लेकिन जिस तरह से बम मिले हैं उससे बिल्कुल साफ होता है कि इनके निशाने पे कई जगह इनके निशाने पे हो सकती है। बिल्कुल जुगल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है और उम्मीद यही की जा रही है कि और भी कई खुलासे होंगे और एटीएस इस पूरे मामले में कई आतंकियों को धर दबोचेगी। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर अगली पेशकश देखिए, बदलाव का चैलेंज। नमस्कार।